देखो, तो आज हमको क्या पढ़ना है। आज हम सबसे पहले दो फंक्शन के बारे में, मैंने वैसे इन फंक्शनों के बारे में पहले भी बता रखा है। एक तो होता है हमारा स्टेट फंक्शन, ठीक है, एक क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है पाथ फंक्शन। एक होते हैं स्टेट फंक्शन और दूसरे क्या होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी क्या कर रहे होंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्या बता रहे होंगे स्टेट को, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक में, स्टेट फंक्शन उनको कहते हैं। दो टाइप के फंक्शन है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो क्या होता है स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो दोज पैरामीटर्स, ठीक है, दोज पैरामीटर वो पैरामीटर जो क्या करते हैं विच डिफाइन स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टेट को डिफाइन करने वाली की अगर हम बात करें तो देखो भाई, अगर मैं बोलूं वर्क, क्या वर्क स्टेट फंक्शन है, या हीट जो तुम्हारा है वो स्टेट फंक्शन है। देखो भाई, वर्क और हीट को कभी स्टेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। आप बताओ, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास कितनी हीट है, कितना वर्क है, आपने कुछ वर्क किया है अभी, कुछ नहीं किया, लेकिन आप यहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आप यहाँ से लास्ट पॉइंट पर पहुँच जाओगे, ठीक है। मान लो आप यहाँ से 10 किलोमीटर चल गए, और 10 किलोमीटर चलने के बाद आप मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे आपका वर्क कितना होगा उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे कोई मतलब नहीं है ना, उस पॉइंट पे फिर वर्क का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्क का मतलब कहाँ से कहाँ तक है, देखो आप यहाँ से चले यहाँ तक चले, ना ए पॉइंट पे कोई वर्क है ना बी पॉइंट पे कोई वर्क है, लेकिन इसके बीच में क्या है, जो ये रास्ता आपने तय किया ना, जो पाथ ये तय किया, इसमें क्या होता है, इसमें आपका कुछ ना कुछ वर्क है, इसमें आपने वर्क किया। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ। तो थर्मोडायनेमिक के वो फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क और हीट जो होते हैं वो दोनों के दो क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वर्क और हीट। देखो, तो पाथ फंक्शन हम किसको बोलेंगे, दोज पैरामीटर, दोज पैरामीटर, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, विच डिफाइन, क्या करते हैं, ये डिफाइन कर रहे होंगे किसको, पाथ ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। विच डिपेंड भी लिख सकते हो यहाँ पे, आप चाहो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, विच डिपेंड अपॉन, ठीक है, विच डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ ए फंक्शन, ये आप लिख सकते हो, ये डिपेंड करते हैं पाथ पे, ये ठीक है। और विच इसमें लिख सकते हो विच डिपेंड अपॉन, ठीक है, विच डिपेंड अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस पे, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अब सिस्टम की स्टेट पे कौन डिफाइन करेंगे, किसको मतलब होगा उससे, देखो अभी मैं बताता हूं। देखो, जैसे आपके पास क्या है, ये है आपके पास इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, यू को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। अभी बताऊंगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ये होती है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा जिसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या होती है, देखो इसको कभी भी, अभी मैं बताऊंगा भी, ये स्टेट है, ये U1 होगी U2 होगी। आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आप U को कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। आप क्यों, क्या कैलकुलेट करना है थर्मो में, थर्मो में आपको डेल U कैलकुलेट करना है। डेल U कैसे कैलकुलेट करोगे, U2 माइनस क्या करोगे U1। जब आप इस पॉइंट पे थे तो आपके पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी, मान लो U1 थी, यहां पहुंचे U2 थी, तो आपको इन पॉइंट से मतलब है, बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जिसको पाथ से मतलब होता है वो फंक्शन होते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के एग्जांपल क्या हुए थर्मो में, थर्मो में हुआ वर्क एंड हीट, ठीक है। जैसे थर्मो में हीट है, वर्क है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। और स्टेट फंक्शन किसको बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। और क्या होता है, एंथैल्पी, और क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये जो होते हैं ये तुम्हारे क्या क्या होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बात। तो विच स्टेट फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, जो स्टेट पे डिपेंड करती है, यानी कि स्टेट का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जिसको किससे मतलब होता है, आपके इनिशियल पोजीशन पर आप कैसे थे और फाइनल पे कैसे हो, उससे मतलब है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपके रास्ते से मतलब है, पाथ से मतलब है, उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो क्लियर है ना, ये पूछा जाता है थर्मो में स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको नोट करो पहले, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को आप नोट करो।
ठीक है, पुरानी क्लासें जो हैं वो देख लेनी है ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने रहे, वरना दिक्कत आएगी आगे, क्योंकि बेसिक टर्म जो होते हैं थर्मो के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कर लिया नोट। ठीक है, हो गया ना। देखो, अगर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझ में आ गया है तो अब हमको क्या करना है, अब हमको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है थर्मो की, और यहीं से एक नई कहानी बिल्कुल शुरू हो जाएगी। अभी तक हम बेसिक टर्म थोड़ा और पढ़ने हैं, इनको भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, और बाकी इनके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी हमको पढ़नी है। देखो क्या क्या हैं टर्म और क्या क्या चीज़ें सीखनी है, इसको समझते हैं। देखो मैंने बताया था जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना, किस टाइप की होती है, जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। बेसिकली हम उनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। एक तो हम क्या समझते हैं, मेजरमेंट के बेसिस पे समझते हैं, मेजरमेंट या फिर इंटरेक्शन के बेसिस पे समझते हैं, और दूसरा आप कह सकते हो कि सिस्टम के साइज के बेसिस पे समझते हैं। किसके बेस पे समझते हैं, सिस्टम के साइज। एक तो भाई सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसके बेसिस पे समझेंगे, और दूसरा हम किसके बेसिस पे समझेंगे, सिस्टम के साइज के बेसिस पे। देखिए भाई, अगर मेजरमेंट के बेसिस पे समझें प्रॉपर्टीज़ को, अगर हम मेजरमेंट के बेसिस पे समझें तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म आ जाते हैं फिर से। जैसे उसमें क्या क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एक हमारे क्या होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स। और एक क्या होते हैं, बेसिक पैरामीटर या जो जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जिनको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मेजर करते हैं, या आप कह सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड, ठीक है ना, दूसरे वे में क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। और इन्हीं के बीच में एक और आते हैं, उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल। फंडामेंटल जो होते हैं वो लॉज से निकल के आते हैं, थर्मो के लॉज से, ठीक है। फंडामेंटल वो होते हैं जो थर्मो के लॉ, जिनमें थर्मो के रूल लगेंगे। जैसे उसमें हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ किसकी बात करता है, वो यू की बात करता है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो तुम्हारी हीट होती है और प्लस वर्क होती है, इसके सम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आई, देखो दूसरी चीज़ क्या आई, सेकंड लॉ आता है, और सेकंड लॉ क्या बताता है, एंट्रोपी को बताता है, ठीक है ना, एंट्रोपी, ये एंट्रोपी को बताता है। और एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी क्या होती है अभी बताएंगे आगे, ठीक है। एंट्रोपी को डिपेंड करता है, और एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, डेल क्यू अपॉन टी, ये निकल के आता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे, ये क्या चीज़ डिफाइन होती है, इसको मैं बताऊंगा। दूसरा जो ड्राइव्ड होती हैं, ड्राइव्ड में क्या क्या आती हैं, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ए आ जाएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी यूनिट होगी। अब दूसरा सिस्टम के साइज के बेसिस पे, देखो सिस्टम के साइज के बेसिस पे, और ये क्या होती है, देखो ये कितने निकल के, प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम साइज। सिस्टम साइज के बेसिस पर अगर हम इसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा इसको डिफरेंस को जानने के लिए आप क्या मान लो, आप एक सिस्टम कंसिडर कर लो, और ये सिस्टम हमने मान लिया कि एक पानी का टैंक है, ठीक है। और इस पानी के टैंक में आपका 150 लीटर अभी क्या है, पानी है, ठीक है, इतना वॉल्यूम इसका पानी हो गया। और अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, इसको कितने टेम्परेचर पर रख दिया गया है, तो इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसमें 150 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बेसिस पे, सिस्टम साइज के बेसिस पे, तो आप इसको सिंपली क्या कर दो, तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हो,
ठीक है। और 3 पार्ट में ब्रेक करने के बाद ये इसमें पूरा का पूरा पानी इस तरीके से भरा हुआ है। ये है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, जैसे हमने इसमें पानी भरा, अब हमने इसको ब्रेक किया ABC 3 पार्ट में। तो जो पार्ट A है, B है और C है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। और अगर हम तीनों पार्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, देखिए समझना है इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने इसको 3 पार्टों में ब्रेक किया तो इसका जो होगा, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रहेंगी तो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे अगर तुम पानी का यहाँ पे अमाउंट देखते हो तो क्या होगा, 150 लीटर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 3 पार्ट में। क्या हो जाएगा, यहाँ अगर तुम बराबर तोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, 50-50-50 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके से टेम्परेचर की अगर हम बात कर देते हैं तो टेम्परेचर की अगर आप बात करते हो, क्या टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर तो 10-10-10 ऐसा नहीं रह जाएगा। टेम्परेचर तो पूरे पानी का, एक गिलास पानी है उसका भी 30 ही रहेगा, दूसरे गिलास में देखोगे तब भी 30 ही होगा, है ना। उसे 50-50 अलग अलग डाला और फिर तीनों में ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर तब भी क्या रहेगा, 30 ही रहेगा। तो टेम्परेचर ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं हो रही है, जबकि आपने देखा कि इसका जो अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। कभी भी सिस्टम को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसके पास 2 प्रॉपर्टी आ जाती हैं। एक होती है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नॉट डिपेंड, वो डिपेंड करती ही नहीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, ये चेंज होने वाली प्रॉपर्टी है, ये बदल जाएगी, ठीक है ना। सिस्टम को आप ब्रेक करोगे तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी और ये किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है, सिंपल सी बात, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो डिपेंड करती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो मास हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे आपका आ गया टेम्परेचर आ गया, है ना, प्रेशर आ गया, ये जो प्रॉपर्टी होती हैं सब्सटेंस की, ये जो होती हैं तुम्हारी, ये क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हुई, मास वॉल्यूम ये हो गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी तुम्हारी, टेम्परेचर प्रेशर, तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। अब हमको क्या पढ़ना है इसके आगे, देखिए भाई, ये तो प्रॉपर्टी होगी जनरली। अब क्या होंगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के क्या होंगे, कुछ और रूल भी होंगे, तो उनको हम देखते हैं, होते हैं इसमें, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, तुम्हारी क्या क्या रूल होते हैं उनको देखते हैं, देखो, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के रूल क्या होते हैं, ठीक है। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के रूल क्या होंगे, क्या रूल होंगे, देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, इन प्रॉपर्टीज को देखो भाई, जब आप खुद सोचो इस सिस्टम को आपने 2 हिस्सों में ब्रेक किया तो दोनों में एक का मास m1 हो गया, दूसरे का मास क्या हो गया, m2 हो गया। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या क्या हुआ, अभी तो मैं वैसे और भी डिटेल में इनको कराऊंगा सारे, ठीक है, एग्जांपल करवाऊंगा तुमको। तो एग्जांपल में क्या हुआ, जैसे मास है तुम्हारा, वॉल्यूम है, ठीक है ना, ऐसे जो भी तुम्हारे एग्जांपल होते हैं ये क्या होते हैं, तुम्हारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ गए, टेम्परेचर हो गए, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें तुम्हारे किसके अंदर आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी। अब देखो समझो, यहाँ पे मास m1 हुआ, यहाँ पे m2 हुआ, लेकिन अगर टोटल सिस्टम का मास बोलो, क्या इसको आप जोड़ सकते हो क्या, बताओ। अगर आपसे बोला इस पानी के बोतल को क्या कर दो, 2 हिस्से कर दो, 2 गिलास में बांट दो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो गिलास जितने भी लीटर का होगा, मान लो 1 लीटर पानी इसमें है और आपका हाफ लीटर में पानी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, उसको जोड़ोगे तो फिर से 1 लीटर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं हम, ऐड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे नेचर की होती हैं, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं एडिटिव इन नेचर होती हैं, क्या होती हैं, एडिटिव इन नेचर। नेचर में कैसी होती है भाई, एडिटिव नेचर होता है इनका, यानी कि ये जुड़ सकती हैं, ठीक है, इनको आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा जा सकता है, बताओ भाई, क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा जा सकता है, एक्सटेंसिव को तो जोड़ सकते हो, है ना, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन क्या इसको जोड़ सकते हो, अगर इसको जोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। बर्बाद हो जाओगे का मतलब क्या है, देखो भाई, अगर ऐसा ही होता तो हमको क्या करना पड़ता, कभी हीटर की जरूरत पड़ती, खुद सोचो,
अरे ये लो, आपने क्या किया, ये पानी है, ये पानी कितने डिग्री पे है, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक दूसरा डब्बा लिया, उसका भी पानी कितना हो जाता, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, और दोनों को जोड़ देते, और जोड़ने के बाद क्या हो जाता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी तो गर्म हो जाता। तो जाड़ों में तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, पानी के एक एक गिलास पानी डालते रहो अलग अलग टेम्परेचर और जोड़ के बना दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तुम जानते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है इनको हम ऐड करके कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, ये एडिटिव नेचर की नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी कहते हैं क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉट एडिटिव इन नेचर, इन नेचर, कभी भी ये क्या होती है, एडिटिव नेचर की नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या होता है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, यानी कि मास पे डिपेंड करती हैं, सिंपल सी बात। और ये क्या होती हैं, मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, बाकी ब्रेक करके आप पहचान सकते हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी पहली इनकी इसका पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इन नेचर है, और वो क्या होगी, एडिटिव इन नेचर नहीं होगी। दूसरी बात देखो, अगर मेरे को क्या करना है, देखो मान लो मेरे पास दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और दोनों के दो क्या है मेरे पास, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या ले लिया, डेंसिटी ले लिया, एक प्रॉपर्टी लेता हूं मैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से या फिर पी से, कहीं पर कुछ भी डिपेंड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से रो से डिपेंड, इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, जो भी उसका आयतन होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ, मास कैसी प्रॉपर्टी है, अभी तो बता, एक्सटेंसिव, मास तो डिपेंड करता, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होगा, हर किसी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, अलग अलग होता है, ब्रेक हो सकता है वॉल्यूम। तो ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव है, और ये भी क्या है, एक्सटेंसिव है। और दो अगर एक्सटेंसिव का रेशियो लोगे ना, तो खास बात क्या है, देखो इससे एक कौन सी प्रॉपर्टी निकल के आती है, इंटेंसिव निकल के आती है। क्या निकल के आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आती है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है हमेशा, वो क्या निकल के आता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आता है ना। भाई पानी की डेंसिटी जो होगी, वो समुद्र में भी पानी की डेंसिटी वही रहती है, ठीक है, और आप यहाँ भी ले लो तो वही रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा, पानी की डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो डेंसिटी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि क्या है, मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दूसरी क्या प्रॉपर्टी आएगी, देखो इन दोनों में एक प्रॉपर्टी पहली क्या निकल के आई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी आई, कभी भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लोगे तो उससे जो निकलने वाली प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान में आपको ये बात को बैठा लेना है, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी ये होगी। अगली बात क्या है, देखो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, देखो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अभी मैं तुमको एक और चीज भी बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक में एक क्या होते हैं, कोफिशिएंट पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट आते हैं, आइसोथर्मल कोफिशिएंट, आइसोबारिक, ठीक है, इस तरीके से कोफिशिएंट आते हैं आगे, ठीक है। और कोफिशिएंट में हम क्या कर देते हैं, कोई भी चीज़ को अपॉन में ले जाते हैं, जैसे 1/v 1/p ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, किसी से अगर इस बात को पूछो कि भाई तू ये कोफिशिएंट निकाल के 1/v क्यों कर रहा है, वो बोलता है फॉर्मूला बना है बस कर रहा हूँ मैं, है ना, मतलब क्या है भाई ये बन रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब उसे नहीं पता है। देखो तो क्या होता है, अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे से तुमको बताऊंगा, आप खुद बताओ। अगर इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को निकाला नहीं जा सकता है, इसको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको निकालने के लिए कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। और वो तरीका क्या होता है, वो मेथड ये होता है कि हम उसको किसकी हेल्प से निकालते हैं, एक्सटेंसिव की हेल्प से ही निकालते हैं, ठीक है ना। चलो बता दूँ फिर कैसे निकालते हैं। देखो ये भी एक ट्विस्ट की बात है, चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। देखो
बोलो, ये इतनी बात क्लियर है ना। तो क्या हुआ, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं तुम्हारी, एडिटिव इन नेचर रहती है पहली बात। और दूसरी बात क्या है, अगर दो एक्सटर्नल का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। अगली बात देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, एक और चीज़ हम समझते हैं कि भाई अगर हमको कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है, हमको एक्सटर्नल तो हम जोड़ जाड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटेंसिव कैसे निकाले, इंटेंसिव को निकालने के लिए हमको क्या खेला यहाँ पे अब देखना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें मेरे को क्या करना है, इसके दो पार्ट हैं। अगर मेरे को इसमें क्या बोल दिया भाई, यहाँ पे N1 मोल है, यहाँ पे N2 मोल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को टोटल मोल पूछेगा तो क्या मैं कर दूंगा, N1 प्लस N2 कर दूंगा, ठीक है ना, मैं क्या कर दूंगा, N1 प्लस N2 कर दूंगा। अगर मुझे क्या पूछ दे, इसका टेम्परेचर पूछ दे, क्या पूछ दे मेरे को, टेम्परेचर बताओ, इस सिस्टम का टेम्परेचर, इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा, क्या टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर तो वैसे सेम ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर है कितना अगर पूछता है तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है, ठीक है ना, क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है, ठीक है ना। तो आपको n इक्वल टू क्या है भाई, n इक्वल टू क्या है, PV अपॉन RT है ना। अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो PV के RT जो होगा कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, PV अपॉन RT, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, देखो आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर पूरे सिस्टम देखो यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे PV अपॉन RT लिखोगे और यहाँ पे N1 के बदले क्या लिखोगे भाई, P1 V1 अपॉन क्या लिखोगे, RT1, यही तो लिखोगे है ना। और आगे क्या लिखोगे, P2 V2 प्लस क्या लिखोगे, RT2, ठीक है। तो आया ना, यही तो आया। n इक्वल टू क्या होता है, PV अपॉन RT। तो आपने अगर P1 लिख रहे हो, इसको आप क्या लिख रहे हो, अगर आप इसको n के बदले क्या लिख रहे हो, N1 लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, P1 V1 लिख दोगे, अलग अलग होगा ना, इसका P1 होगा, इसका P2 होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो फाइनली ये तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आप बताओ, आपको निकालना क्या था, टेम्परेचर, और टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, अपॉन में चले गया नहीं, यही तो चीज़ है फिर। इसीलिए हम थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट में क्या करते हैं, इसको कोई भी जो टर्म होता है उसको कहाँ डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं, समझ रहे हो ना, बात समझ में आई। तो उसको अपॉन में क्यों ले गए, क्योंकि भाई उसे डायरेक्ट मेजर ही नहीं किया जा सकता था, तो हमने उसको क्या किया, उसको विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी हम उसे निकाल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये होता है, जब भी हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नल के हेल्प से इंटरनल निकालना होगा, तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ पे। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, ये आप तरीका आजमा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। तो मैंने क्या बात बताई, दो प्रॉपर्टी मैंने तुमको बता दी, फिर मैंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसे डायरेक्ट मेजर किया नहीं जा सकता। अब देखो एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। देखो और प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी के आगे ये लगा दे, कुछ वर्ड लगा दे, कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, मान लो आपके पास कोई भी क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, इंटरनल क्यों लिख दे रहा हूँ मैं इसे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपके पास कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आगे, इसके आगे क्या लगा दिया, पर वर्ड लगा दिया, या मोल वर्ड लगा दिया, या क्या लगा दिया, स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया, ठीक है ना। क्या लगा दिया, यानी कि आपको क्या बोल दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हो जिसको आप, स्पेसिफिक विशिष्ट शब्द लगा दिया जाता है। तो क्या होता है, अगर कोई भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के आगे क्या लगा दिया जाए, स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया जाए, पर वर्ड लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो पर वॉल्यूम, ठीक है, पर मोल लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी किस में बदल जाएगी, इंटेंसिव में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, इंटेंसिव में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बस, ठीक है। दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, क्या, दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव आता है, और किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे अगर पर मोल स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया जाएगा, उसको क्या, वो क्या बन जाएगी तुम्हारी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिव में। समझ में आ गई बात। क्या क्या वर्ड लगाना चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे क्या लगा होना चाहिए, पर, मोल या फिर स्पेसिफिक, ऐसे कुछ वर्ड लगा दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है, बताओ, ठीक है ना। जैसे देखो एक एग्जाम्पल करवाता हूँ इसका भी, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल यह है, जैसे आपके पास क्या है, देखो समझना इस बात को, हीट कैपेसिटी, ठीक है, किसी सिस्टम के पास होती है हीट कैपेसिटी, सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर्टी के बेस पे समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें बतानी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की हीट लेने की टेंडेंसी, ठीक है ना, और हर किसी सिस्टम की हीट लेने की टेंडेंसी क्या होगी, अलग अलग, और अगर अलग अलग होगी तो कैसी प्रॉपर्टी हुई,
कैसी प्रॉपर्टी हुई, क्या हुई बताओ, कैसी प्रॉपर्टी हुई? अरे भाई अलग अलग है तो एक्सटेंसिव होगी, है ना, अलग अलग जो होती है वो क्या होती है, यानी जो बदल ली होती है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। तो एक प्रॉपर्टी कैसी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन देखो अगर मेरे से बोल दिया जाए, इसी के आगे मेरे को ये बोल दिया जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेरे से बोल दे कि क्या बता भाई, मुझे तो ये बता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर इसके आगे स्पेसिफिक वर्ड लग गया है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो गई है, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। क्या हो गई है, किस में कन्वर्ट हो गई है, इंटेंसिव में। समझ में आ गई बात। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझ में आया। तो आपको इतने पॉइंट याद में रखने हैं बस। क्या एडिटिव नेचर होता है किसका, एक्सटेंसिव का, ये ध्यान में रखना है। इंटेंसिव कभी जुड़ेगी नहीं, ठीक है, वो सिंपल है, वो तो आप पहचान ही सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी क्या होती है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होता है, पर वर्ड, मोल वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड, है ना। क्या होता है, पर वॉल्यूम, कहते हैं ना, पर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम बोलते हैं नहीं। तो ऐसे अगर कहीं पे भी वर्ड दिखते हैं, या स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो ऐसे वर्ड जहां भी आ जाएंगे क्या हो जाएगा, तुम्हारा नेचर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या है देखो, कुछ टर्म मैं लिख देता हूं और उसको आपको पहचानना है, एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कौन सा एक्सटेंसिव होगा और कौन सा इंटेंसिव होगा। देखिए तो अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की, अभी बताया था जो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं वो क्या होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं, और जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती वो क्या होती है, इंटेंसिव होती हैं। तो मास की अगर हम बात करें तो मास अमाउंट पर डिपेंड करेगा, है ना, ब्रेक होगा, अलग अलग होगा, तो मास हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम हो जाएगी तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर की बात करोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फोर्स की बात करोगे, फोर्स हर किसी पर अलग अलग फोर्स लगता है, तो अमाउंट अलग हो गया, बदल गया तो फोर्स क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। प्रेशर की बात करोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। रेजिस्टेंस की बात करते हो तो वायर का हर किसी का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट लेने की टेंडेंसी, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है, बताया था, उसमें क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी की बात करें, एनर्जी का कोई भी टर्म आएगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। एनर्जी का कोई भी टर्म क्या आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, चाहे वो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसके आगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का तो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। वैसे भी डेंसिटी बदलती नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, अगर हम बात करें सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बदलती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होंगी, सबके सब क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। और ऐसी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ते थे ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, एयर के लिए इतना होता है, तो ये भी क्या है, फिक्स है। तो जो चीज़ फिक्स है तो क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो बदल नहीं रही है वो इंटेंसिव, तो सिंपल सी बात समझ में तो आई क्या होगा, ठीक है। जो बदल रही है एक्सटेंसिव और जो बदल नहीं रही है वो इंटेंसिव, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना सिस्टम को तोड़ दो दो हिस्सों में, सब पता चल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी के नीचे है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पृष्ठ तनाव आपने पढ़ा होगा, है ना, जैसे जो पानी की बूंद गिरती है, ठीक है, गोलाकार होती है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, ठीक है, फिजिक्स की बातें हैं, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी के बेस पे समझा। और भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी आती है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी पूछ देता है तुमसे तो आप आराम से बता दोगे, ठीक है, बता दोगे ना। क्यों बता दोगे, क्योंकि अब तो समझ लिया है कॉन्सेप्ट है। अगर अब नहीं बता पाओगे तो कब बता पाओगे भाई, ठीक है ना। अब तो आसानी से बता दोगे, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव पहचाननी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम को ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करके आप देख लो कि जो प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वो चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो चेंज होने वाली है या नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर नहीं होने वाली है, जैसे टेम्परेचर देखा, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या था, इंटेंसिव था भाई, वो क्या था, वो बदल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बदल नहीं रहा तो क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो बदलेगी नहीं और जो बदलेगी, ठीक है, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। इस बेसिस पे हम सिस्टम में क्या कर देते हैं, सिस्टम साइज के बेस पे हम प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, वो दो टाइप की तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अब कुछ प्रॉपर्टी तो आपको डायरेक्टली ऐसे भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, चेंज होता है या नहीं होता उसके तुम अब बच्चे फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं, एक्सटेंसिव होगा इंटेंसिव, तो मैंने सीधे बता दिया आपको पहचानने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी, ठीक है। तो सिस्टम साइज के बेसिस पर हमारा ये होगी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब जो हमारा आता है अगला पार्ट वो क्या आता है, मैंने अभी बताया था, हम उसको किसके बेस पर समझते हैं, मेजरमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो अब क्या लिखोगे, अगले हेडिंग लिखोगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। हाँ एक ही बात है, ठीक है, मेजरमेंट वही है, मेजर कर रहे हैं इन चीज़ों को हम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, या एक ही बात है, बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के बेसिस पे क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो अगर हम मेजरेबल और नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, मेजरमेंट वर्ड इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, एक तो क्या होते हैं डायरेक्टली मेजरेबल होते हैं, एक वो प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक में जो क्या होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मेजरमेंट जिनका कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मेजरमेंट जिनका हो सकता है। क्या हो गया ये मेजरमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या होते हैं, जो डायरेक्टली मेजर नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो इनडायरेक्टली मेजर्ड होते हैं, इनडायरेक्टली मेजर्ड। तो मैंने बात अभी ही कर ली थी, अब देखो बार बार क्लासिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट टर्म बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली मेजरमेंट में क्या होता है, डायरेक्टली मेजर्ड में क्या आता है, उसमें तुम्हारा क्या आते हैं, देखो भाई डायरेक्टली हम किनको मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। उसमें भी जनरली जो बेसिक तीन होते हैं वो ज़्यादा ये होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। फिर ये ओपन और क्लोज सिस्टम की बात आ जाती है, ठीक है, ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए अलग अलग होते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स वाली जो बात होती है, तो उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। तीन हमारी जो प्रॉपर्टी है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वाली, वो हमारी क्या है, काम की है बहुत, ठीक है। अब तुम बताओ इन प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेजरमेंट, देखो अगर तुमको कहीं पर प्रेशर दिया है, ठीक है, मान लो टेम्परेचर, वॉल्यूम दिया है, आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बताओ क्या कर लोगे। इसके लिए आप एक चीज पढ़ लेते हो जिसे हम क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ लेते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। भाई अगर तुमको प्रेशर दिया हुआ है, तुमसे टेम्परेचर पूछ रहा है और आपको वॉल्यूम पता है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, PV इक्वल टू NRT, ठीक है ना, क्या लगा सकते हो, PV इक्वल टू NRT। देखो भाई अगर तुमको ये टर्म दिए हुए, देखो R तो पता ही होता है, नंबर ऑफ मोल दे दे और टेम्परेचर दे दे, वॉल्यूम दे दे, तो क्या प्रेशर नहीं निकाल सकते हो, अरे आराम से कैलकुलेट कर दोगे, प्रेशर इक्वल टू NRT बाई V कर लो, प्रेशर इक्वल टू NRT बाई V कर लो, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक देखो कोई टफ नहीं होता, आसानी से आप पढ़ लोगे, और कोई इसमें मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होती, खाली डराने वाली बात है मैथ्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हल्की फुल्की मैथ्स है वो तुम आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है ना, कोई बड़ी मैथ्स नहीं है इसमें कोई। अब तुमको भाई अगर इतनी खतरनाक मैथ ही पढ़ानी होती तो ये सब्जेक्ट मैथ में होता, फिर केमिस्ट्री में थोड़ा होता है ना, फिर तो मैथ का टॉपिक होता है, मैथ्स में पढ़ाया जाता है थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो मैथ्स नहीं है, मैथ्स का सिर्फ यूज है थोड़ा बहुत, वो तो होता ही है भाई, है ना। अब क्या है दुनिया में, आपको क्या होता है, हिसाब किताब, लेन देन होता है ना, लेन देन तो हर कोई करता है, तुमको करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या है, मैथ्स से थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाती है, अब तुमको गणितज्ञ थोड़ा बन जाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, तो आइडियल गैस इक्वेशन से इन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी हमारी डायरेक्टली मेजरमेंट के बेसिस पे निकल के आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्टली मेजर्ड। तो डायरेक्टली मेजर में आपको ध्यान में रखना है कौन कौन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी को समझो और यहाँ से समझना शुरू करते हैं। देखो ये तो डायरेक्टली मेजर है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लो आप, इतना नोट कर लो। डायरेक्टली मेजर्ड में क्या होता है, ये होता है तुम्हारा, इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हो आप, कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन जो निकाली जा सकती है। ठीक, अगला है, देखो अगर ये आ गया है तो अब मेरे इनडायरेक्टली में क्या आते हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं। एक मैंने क्या बताया था, इसके बीच में क्या होता है, एक तो ड्राइव्ड आते हैं और एक क्या होते हैं,
फंडामेंटल्स आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल जो लॉ से निकल के, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जिनके लिए कुछ लॉ। देखो थर्मोडायनेमिक में क्या था ना, जब इंटरेक्शन हो रहे थे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या कह रहे थे, इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन के लिए कुछ नियम बने होंगे ना। थर्मोडायनेमिक में क्या बने होंगे उनके लिए, नियम। अरे ऐसा थोड़ा है कि यहाँ से, अब देखो मान लो एक लड़का है, उसको शादी करनी है और वो चले गया फॉरेन पहुँच गया, अब वो फॉरेन लड़की को भगा लाएगा क्या, कभी नहीं भगा सकता है ना। उसके लिए उसको क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जाके थोड़ा क्या होगा, भगाने की कोशिश करेगा। डायरेक्टली तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, इसके साथ डायरेक्टली शादी हो नहीं सकती है। तो वही चीज़ है, उसके लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक में क्या होते हैं, रूल होते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, जिंदगी कैसे जीते हैं वो थर्मोडायनेमिक सिखाती है, तो सीख लो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक कहती है कि शादी होने के लिए पैसा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वरना बर्बादी भी हो जाती है, ठीक है ना, ये भी सिखा देती है, ठीक है, समझो। तो देखो इनडायरेक्टली मेजरमेंट में क्या होता है, फंडामेंटल, और दूसरी बात क्या होती है, डिराइव्ड, ठीक है। डिराइव्ड में हमारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन आते हैं, जिनको बोला था ना स्टेट फंक्शन, वो कहाँ आते हैं, डिराइव्ड में आते हैं। और फंडामेंटल में भी आ जाएगा एक। देखो इसमें क्या होता है, आपको पहले क्या पढ़ना होता है, फर्स्ट लॉ। इसमें मैंने दो बताए, फंडामेंटल लॉ में हमको अभी दो पढ़ने, देखो अभी क्या पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ। देखो फर्स्ट लॉ को मैं डिटेल में नहीं, फर्स्ट लॉ से मैं जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है ना, फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होता है, इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, इंटरनल एनर्जी। और सेकंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, सेकंड लॉ जो बेस्ड होता है, वहां से जो टर्म निकल के आता है उसे बोलते हैं एस एंट्रोपी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। यहां से एंट्रोपी निकल के आती है, और यहां से क्या निकल के आती है, इंटरनल एनर्जी। भाई यहां से इंटरनल एनर्जी निकल के आएगी। तो देखो इन्हीं को समझते हैं, पहले फंडामेंटल को समझते हैं, फिर लास्ट में डिराइव्ड को समझेंगे, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया, वो तो खत्म हो गया। देखो अब फंडामेंटल में हमारा क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, देखो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले तक बता रहा हूँ, ज़्यादा इसको उतना डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, देखो भाई क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देखो अगर हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन तो ये आ जाती है, डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्लू, ये होती है इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, ठीक है। लेकिन हमको पहले समझना है, पहले है क्या चीज़ इसको समझना है, फिर हम इस इक्वेशन तक आएंगे, ठीक है। देखो समझो, आप समझो, फिर नोट कर लेना आराम से। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो को समझो, क्या कहता है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो कहता है, ये किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। किस पे बेस्ड होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ड होता है। ये कहता है ना ही एनर्जी को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। तो वही तो कर रहे हो आप, है ना, एनर्जी को क्या कर रहे हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डी यू है ये किस पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ होती है, देखो मान लो एक सिस्टम है तुम्हारा, भाई देखो ये सिस्टम के पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल के बीच में भी क्या होगा, जो इनके बीच में कोलिजन वोलिजन हो रहा होगा, टकराव हो रहा होगा, या इस सिस्टम के अंदर ये फिट हैं, तो इनके बीच में क्या होगी, एक एनर्जी जनरेट हो रही होगी, ठीक है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। यानी कि सिस्टम के पार्टिकल के पास जो एनर्जी हो रही है, जो एनर्जी क्रिएट होती है सिस्टम के पार्टिकल के पास, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट कर। अभी डेल यू क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा हम लोगों को, ठीक है, यू, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो क्यू, क्यू क्या है, क्यू या एच, इसे हम क्या बोलते हैं, हीट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हीट, ठीक है। और डब्लू क्या है, डब्लू है जो वर्क। देखो भाई जब एनर्जी, देखो एनर्जी जब भी चेंज होगी, तो मैंने पहली बात कही थी, उसको ले जाने वाले मोड क्या हैं, अरे दो ही तो हैं, एक तो हीट है और दूसरा क्या है, वर्क है, जो क्या कर रहा है, एनर्जी को कहाँ पहुंचा रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है ना। या तो देखो अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग में, ऐसा जरूरी नहीं है सिस्टम से सराउंडिंग में ही हो, क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम में भी हो जाता है। अब फर्स्ट लॉ, ये तो स्टेटमेंट थी, ठीक है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत है, देखो ये तो लिख ही सकते हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इट फॉलो, क्या लिख दो, सिंपल इतना लिख दो, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी जनरेटेड
देखो इसको मैं लिख देता हूँ तुमको, इंटरनल एनर्जी तुम्हारे काम की है, ये मैं तुम्हारा लिख देता हूँ, यू या इंटरनल एनर्जी आप लिख लेना। क्या होती है, इट इज ए एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या, या तो एटम या फिर जो भी मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की एनर्जी है इन ए सिस्टम। सिस्टम में जो भी पार्टिकल हैं या जो भी तुम्हारे क्या हैं एटम मॉलिक्यूल जो भी हैं तुम्हारे पार्टिकल, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है, उनके द्वारा जो जनरेट की गई एनर्जी होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो ये क्या कहता है भाई, सिस्टम के पास जो एनर्जी पहले थी वही आफ्टर रिएक्शन भी क्या रहेगी, सिस्टम के पास वही एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, उसका सिर्फ क्या हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये होता है डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डब्लू। अब देखो आप एक बात बताओ, आप बोलोगे सर आपने ये डी यू लिखा, यू क्यों नहीं लिखा इसको, U इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू भी तो हो सकता है। देखो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आप मॉलिक्यूल के अंदर घुस के उसकी इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो हम क्या देखते हैं, डी यू का मतलब क्या है, डी जहां से भी लग जाता है उसका मतलब होता है चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, चेंज। मतलब क्या, आप सिस्टम की पहले कितनी इंटरनल एनर्जी थी U1 और बाद में कितनी एनर्जी है U2, अगर इसको माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और वहां से क्या निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। अब एक पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी ढूंढने गए सिस्टम के अंदर और आपको मिलेगी क्या, कभी नहीं मिलेगी। तो उसको कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या मैंने क्या कहा था, देखो मैंने क्या कहा था, एक चीज होती है जो डायरेक्टली मेजर की जाती है और दूसरी चीज होती है जो इनडायरेक्टली मेजर की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डी लगा आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो इंटरनल एनर्जी के लिए जो ये वर्ड आया है डी ये कहाँ से आया है, बोलो। डी जो वर्ड आया है वो इंटरनल एनर्जी से निकल के आया है, ठीक है। हाँ इनडायरेक्टली है, फंडामेंटल लॉ से मेजर करते हैं। वैसे इनडायरेक्टली में भी एक पार्ट आ गया फंडामेंटल, जिसको हम लॉ से निकालते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। क्या होते हैं, जो लॉज ऑफ थर्मो से निकल के आते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड ऑन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये क्या होती है, इसका जो मेन बेसिस होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, इट एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो चलो, ठीक है। फर्स्ट जो तुम्हारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट एक्सप्लेन्स इंटरनल एनर्जी, इट एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मैंने तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसने सिंपल इतना बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने कि क्या भाई, सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होती है और सिस्टम की पूरी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्या रहती है, कंजर्व। इसने हीट के फ्लो की कभी बात की ही नहीं, ठीक है ना। क्या बात नहीं कही, इसने हीट की फ्लो की कभी बात बताई ही नहीं, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता, आप आइस लेते ना बर्फ, और बर्फ से पानी क्या हो जाता, गर्म हो जाता, ठीक है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लॉ गलत क्यों हुआ, देखो अगर आप आइस लेते हो और आइस को रख देते हो तो उससे, अगर पानी में रख देते हो पानी उससे क्या हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। टोटल अगर एनर्जी क्या है, कंजर्व है। देखो एनर्जी कंजर्व तो बताया इसने, लेकिन इसने क्या नहीं बताया, इसने ये नहीं बताया हीट कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होता है, ठीक है। हीट के फ्लो की बात कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। हीट के फ्लो की बात को कौन एक्सप्लेन करता है, फिर बाद में जो आगे के लॉ आते हैं वो हीट के फ्लो को बताते हैं। तो हीट का जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। लोअर टेम्परेचर से हाइयर होता तो क्या होता भाई, बर्फ से पानी गर्म हो जाता, होता नहीं होता। अगर लोअर से ऊपर को जाती तो हीट वो क्या हो जाता, क्या हो जाता, बर्फ से भी पानी गर्म हो जाता। लेकिन तुम्हें पता है बर्फ में अगर पानी डालोगे तो पानी ठंडा हो जाता है, और भी ठंडा करता है उसको, है ना। तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या होता है, कभी भी जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हाइयर से लोअर की ओर फ्लो करता है, ठीक है ना। ये बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट लॉ जो होता है, हमने वहाँ से एक क्या निकाल दिया, एक अपना टर्म निकाल दिया, थर्मोडायनेमिक टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई, ये होती है इंटरनल एनर्जी। तो पहला टर्म हमने देख लिया जो फर्स्ट लॉ से फंडामेंटल आता है, ठीक है, नोट कर लिया इतना, ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लॉ। अब क्या आता है, दूसरा टर्म देख लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से जो निकल के आता है उसे बोलते हैं हम एंट्रोपी, ठीक है ना। सेकंड लॉ से जो निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं, एंट्रोपी।
ठीक है, सेकंड लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ हम एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ अभी। सेकंड लॉ तो बहुत बड़ा है भाई, ठीक है ना, सेकंड लॉ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम दूसरी बात करेंगे, एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात करेंगे। क्या होती है एंट्रोपी? पढ़ी है आपने एंट्रोपी क्या चीज़ होती है? एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का मतलब है ना सिंपल सा, एंट्रोपी को एंट्रोपी बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है, पहली बात तो ये बता दी मैंने। और एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है? किसी भी सिस्टम के पार्टिकल की आज़ादी होती है। क्या होती है? आज़ादी। तुम कितने आज़ाद हो, ठीक है ना। अब क्या इंडिया के अगर आज़ाद है तो हम आज़ादी हैं, ठीक है ना, लेकिन देखो आपके पास भी एक बाउंड्री होती है, लिमिटेशन होती है। पार्टिकल को क्या कर दोगे? अगर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो पार्टिकल हर जगह को मूव नहीं कर सकते। तो पार्टिकल जहाँ ट्रेवल कर रहे हैं उसकी क्या होती है? एक रैंडमनेस होती है, एक आज़ादी होती है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल। रैंडमनेस का मतलब आज़ादी, ठीक है, वो कितना घूम सकते हैं फ्रीली। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज रैंडमनेस। रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? जो एंट्रोपी होती है वो डिसऑर्डरलेस भी होती है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप ही को बोल दिया जाए पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, तो तुम क्या करने लग जाते हो? इधर उधर भागने लग जाते हो। तुम कहते हो कि अरे हम यहाँ का ट्रिप बनाते हैं, यहाँ घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, तो तुम क्या हो जाते हो? बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो जाते हो, ठीक है ना। अगर पेपर होंगे, पढ़ाई होगी तो तुम ऑर्डर्ड रहते हो, वरना तुम क्या हो जाते हो? डिसऑर्डर्ड हो जाते हो। तो एंट्रोपी इज ए रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम। सिस्टम के पार्टिकल की क्या होती है? रैंडमनेस होती है, आज़ादी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसका हम नाम क्या रख देते हैं? एंट्रोपी रख देते हैं। तो एंट्रोपी क्या होती है? सिस्टम के पार्टिकल की रैंडमनेस, आज़ादी। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है? ये क्या होती है? कोई ऑर्डर्ड में नहीं होती। देखो आज़ादी होगी तो पार्टिकल क्या जाएंगे? डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, एक जगह थोड़ा ना जाएंगे। आपने नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल गए इधर उधर फैल गए, ठीक है ना। तो क्या हुआ? ये क्या होती है? रैंडमनेस होती है, आज़ादी होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, अगर मैं बात करूं एंट्रोपी की, और अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स के पार्टिकल की एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है ना। तो पार्टिकल की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? देखो एंट्रोपी जो डिपेंड करेगी, एंट्रोपी रिलेटेड होगी, किससे होगी बताओ? खुद बताओ आप मुझे, हैं? एंट्रोपी इज रिलेटेड टू, बताओ सुमन आप बताओ, किससे रिलेटेड होगी? हैं, किससे रिलेटेड होगी? देखो डिसऑर्डरनेस हमने कहाँ पढ़ा था? हीट में पढ़ा था। हीट भी तो क्या होती है? डिसऑर्डरनेस होती है ना। किसी सिस्टम के पार्टिकल को अगर तुम टेम्परेचर दोगे तो उसकी हीट बढ़ेगी, तो वो क्या होंगे? डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। हीट भी डिसऑर्डर्ड होती है, और क्या होती है? एंट्रोपी भी क्या होती है? डिसऑर्डर्ड होती है। तो एंट्रोपी इज रिलेटेड टू किससे? हीट, ठीक है, हीट से रिलेटेड होती है। इसीलिए देखो इस फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एंट्रोपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो यानी कि किससे रिलेटेड है? हीट से रिलेटेड है ना। किससे रिलेटेड है? हीट से रिलेटेड है। और मैंने बताया था हीट को हम क्या बोलते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? डेल क्यू इज इक्वल टू, इस टी को ऊपर लेके जाओगे तो डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। फॉर्मूला क्या बन गया? डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। क्या बन के आ गया? डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। देखो अभी मैं एक रिलेशन तुमको यहाँ से निकाल के बता देता हूँ। देखो एंट्रोपी क्या होती है, समझ में आ गया ना। एंट्रोपी को वैसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत टफ है एंट्रोपी को एक्सप्लेन करना। सिर्फ आप ये समझ सकते हो कि पार्टिकल की आज़ादी या रैंडमनेस है, ठीक है। अब देखो भाई मैंने क्या बताया? डेल यू इज इक्वल टू क्या बताया? बताओ जल्दी बताओ। डेल यू इज इक्वल टू क्या बताया? हाँ, डेल क्यू प्लस W, ये बताया था, है ना। और डेल क्यू का तो फॉर्मूला निकल के आ गया, देखो है ना। डेल क्यू का क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? टी डेल एस। तो डेल क्यू इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? टी डेल एस प्लस W, ठीक है ना, टी डेल एस प्लस W। अब तीसरा ये वर्क है, या वर्क को अगर तुम प्रेशर के टर्म में निकालना चाहते हो, ठीक है, क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन प्रेशर। यहाँ से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो, वर्क अपॉन वॉल्यूम निकाल सकते हो तुम। तो यहाँ से देखो, अगर तुम इस बात को करते हो तो वॉल्यूम तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम की बात हम नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन वॉल्यूम की कर रहे हैं। जब भी वर्क हो रहा होगा वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? बदल रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, है ना। वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? बदल रहा होगा। यानी कि डेल्टा वी कैसे निकालोगे आप? देखो भाई सिस्टम का V2 माइनस V1 करोगे,
यहाँ से तुम्हारा निकलेगा, है ना, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगी वैल्यू। और वैसे भी खुद समझो, वर्क आप आगे को कर रहे हो, प्रेशर कहाँ लग रहा है, उल्टा लग रहा है, तो वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है। किसके लिए, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके लिए जो वर्क आता है माइनस में आता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का P डेल्टा V, ठीक है ना। वर्क जो हमेशा आता है वो क्या होता है, वर्क इक्वल टू माइनस PdV होता है, ठीक है ना। देखो प्रेशर से के कारण तो वर्क आया, है ना, और क्या आया, देखो यहाँ से दूसरी चीज क्या निकल के आई, डेल्टा V समझ गए हो ना, डेल्टा V क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या आया, W इक्वल टू क्या आ गया, माइनस PdV, क्या निकल के आ गया, वर्क इक्वल टू माइनस PdV, ठीक है। तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले में इसको रख देते तो क्या निकल के आ जाता है, यहाँ से बताओ, है ना, बताओ यहाँ से क्या निकल के आ जाता, यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आ जाता, डेल U इक्वल टू क्या निकल के आ जाता, बोलो, डेल U का फॉर्मूला जो क्या निकल के आता, देखो TdS आया, TdS माइनस, देखो अब इसके बदले रख दोगे PdV, तो फॉर्मूला बन गया। देखो इंटरनल एनर्जी को हमने पहले क्या पढ़ा था, dQ प्लस W पढ़ा था, लेकिन अब हमने क्या बोल दिया उसी को, TdS माइनस PdV बोल दिया, तो बन गया ना अलग फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को रिलेट करना आना चाहिए, तुम फॉर्मूले को अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो समझ में नहीं आएगी बात। देखो तो आपको सिस्टमाइज तरीके से जाना है, आपको सबसे पहले इंटरनल एनर्जी पे जाना है, इंटरनल एनर्जी पे जैसे ही गए उसके बाद आपको एंट्रोपी को पढ़ना है, और एंट्रोपी जैसे ही आप निकाल देते हो तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो, डेल क्यू की वैल्यू रख सकते हो, और उसके बाद आप वर्क को समझ सकते हो, किसी सिस्टम पे वर्क कैसे निकाला जाएगा, उसका प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम से आप उसे कैलकुलेट कर लोगे वर्क को, ठीक है ना। वर्क क्या है, एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड है, ठीक है ना, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होगी उसका एक मोड होता है वर्क। अगर किसी सिस्टम के लिए वर्क निकालना है, मान लो हमारे पास एक पिस्टन सिस्टम असेंबली है और उसके लिए हमने वर्क निकाला, तो वर्क यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब वर्क और प्रेशर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। या हमेशा आपको ध्यान में रखना है जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा आगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके लिए वर्क हमेशा क्या होता है, माइनस PdV होता है, ठीक है ना। तो वर्क PdV भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माइनस PdV होगा, है ना, क्या होगा, PdV भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे वर्क में, ठीक है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एंट्रोपी से रिलेटेड टर्म आ गया। बोलो भाई, इतनी बात क्या क्लियर हुई, ठीक है। तो क्या क्या टर्म निकाल दिया हमने, बोलो, 3 टर्म हमारे निकल के आगे, है ना। क्या क्या टर्म निकल के आगे, देखो एक तो U निकल के आ गया यहाँ से, एक आपका S निकल के आ गया, है ना, और क्या निकल के आ गया, W निकल के आ गया, ठीक है, वर्क निकल के आ गया। अब क्या बचा, देखो अब क्या क्या बचे, क्या बचा, देखो हाँ ये बचे, इसके एनर्जी के टर्म बचे, हीट तो खैर निकल ही जाएगी, ठीक है। नॉर्मली हम वर्क की बात यहाँ पे करते हैं, और अगली बात हम किसकी करते हैं, देखो अगले जो टर्म आए, टर्म एनर्जी वाले जो टर्म आए, एनर्जी टर्म क्या क्या बचे बताओ, H बता, एंथैल्पी बचा, गिब्स फ्री एनर्जी बचा, और क्या बचा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बच गया, ए को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन बच गए, और बाकी तुमने अपने क्या क्या देख दिया, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, ये तुम्हारे एक टर्म हो गए, ठीक है, एक टर्म ये हो गए, बाकी ये हो गए। तो ये सारे टर्म को मिला के देखो, ये जो सारे 7 टर्म हैं इनको मिला के हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, इनको हम कहीं ना कहीं से ड्राइव्ड कर ले रहे हैं, इन्हीं से मिलके क्या बनते हैं, ये तो ज़्यादा होंगे ना, ये सेम ही है ना सारी चीज़ें, ये तीनों एक ही हैं, एक ही के अंदर आ गए, बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर आ गए, ठीक है। ये क्या होते हैं, यही होते हैं थर्मोडायनेमिक के पिलर्स होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक जो खड़ी हुई है ना, जो पिलर हैं, जो आधार हैं, वो क्या क्या हैं, बेसिक टर्म, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। इन 3 प्रॉपर्टी को मिलकर क्या बनते हैं, थर्मोडायनेमिक का पिलर तैयार हो जाता है, थर्मोडायनेमिक का ढांचा तैयार हो गया। अब आप थर्मोडायनेमिक में क्या बनाओ, चाहे आप मैक्सवेल रिलेशन निकालो, ठीक है ना, आप चाहे वहाँ से क्या निकालो, आप चाहे वहाँ से मैक्स बॉर्न का जो मैजिक स्क्वायर पढ़ते हैं, एक आगे चीज़ पढ़ोगे मैजिक स्क्वायर, डब्बे का तमाशा देखोगे आगे आप, ठीक है ना। तो क्या डब्बे का तमाशा, और लोग डब्बे में ही रह जाते हैं, ठीक है ना, और डब्बे से ही निकालने में रह जाते हैं, उनको ये तो पता होता नहीं है कैसे आ रहा है करके, ठीक है। और क्या करते हैं, बस डब्बे के साथ ही खेलने में रह जाते हैं, बस एक डब्बा बना देंगे, बस बोल देंगे सत्य प्रकाश वेरी टाइट, हे गॉड ऑल यू, बस उसी के अंदर घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक इंटरेस्टिंग है, उस डब्बे को भी समझेंगे देखो आगे, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, पहले आप बेसिक टर्म को समझो, तभी डब्बा भी समझ में आएगा, डब्बा समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो क्या है, हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट भी पढ़ लिए, ठीक है। मेजरमेंट के बेसिस पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इतने टाइप की होती है, जिसमें हमने कुछ टर्म पढ़ लिए, अपना एंट्रोपी क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को समझ लिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ, वैसे तो इंटरनल एनर्जी का जो टर्म है उसका डिफरेंशियल फॉर्म आगे हम उसके रिलेशन में समझेंगे उसको बाकी, ठीक है। जब हम क्या पढ़ेंगे, इसके रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो रिलेशन, इनको आपस में भी क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। अभी तो हम इनके रिलेशन पढ़ रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, इनको इनके टर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। इनको इनके टर्म में लिखेंगे, तो रिलेशन जब
जब हम पढ़ेंगे आगे वहाँ पे समझेंगे इनके रिलेशन से क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है, क्या रिलेशन बनते हैं, क्या इक्वेशन बनती है।